रहीम, आज का हमारा 22वां लेक्चर है, चैप्टर नंबर 6 का है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। जिस तरह हमने बात की थी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो वहां पे हमने एक बात की कि A एक ब्लड ग्रुप होता है, एक B ब्लड ग्रुप होता है, एक AB होता है और एक O होता है। इसका मतलब ये था कि इस बंदे के RBCs के ऊपर एंटीजन A प्रेजेंट है और इसके ऊपर B प्रेजेंट है और इसके ऊपर दोनों प्रेजेंट है और उसके ऊपर कोई भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है बेसिकली एंटीजन जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आरबीसी का ब्लड ग्रुप आगे क्या होगा, यानी ये बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। और उनके लिए जीन था, जीन I, जो क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर था। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी, एक और फैक्टर भी है, दैट इज व्हाट वी से दैट कि ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है। अगर आप देखें तो ब्लड ग्रुप के साथ हमें एक चीज आ जाती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। बंदे का ब्लड ग्रुप A है तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सही है। इसका मतलब ये होता है कि AB एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन है जिसका नाम है RH फैक्टर। क्यों RH फैक्टर कहते हैं? रेसस मंकीज में पहली दफा दरियाफ्त हुई थी बाय कार्ल लैंडस्टाइनर इन 1930 में, ठीक है। और अगर ये RH फैक्टर हो, if RH antigen is present then we say it is पॉजिटिव, यानी बंदे के अंदर A एंटीजन हो प्लस उसमें RH फैक्टर भी हो तो उसका नाम क्या होगा? A पॉजिटिव, ठीक है। यानी एंटीजन A है और RH भी है तो इस बंदे का नाम होगा A पॉजिटिव। फर्ज किया ये RH है और ये मैं टिक का मार्क लगा दिया। बंदे का ब्लड ग्रुप है B, RH नहीं है तो बंदे का ब्लड ग्रुप होगा B नेगेटिव। अगर बंदे का ब्लड ग्रुप है O, कोई भी एंटीजन A B में से कोई भी नहीं है तो, और RH भी है तो बंदे का ब्लड ग्रुप होगा O पॉजिटिव। ये इस तरह से होता है, ब्लड ग्रुप इस तरह से डिसाइड होते हैं। लेकिन एक और बात आपने याद रखनी है, वो क्या है कि ये जो ट्रेट है RH फैक्टर, ये दो लोकस यानी दो जीन पेयर कंट्रोल करते हैं। वैसे 3 जीन्स हैं, एक जीन C, D और E, लेकिन इनके लिए लोकस 2 है, सही है। और वो लोकस दोनों आपस में टाइटली लिंक्ड हैं, ठीक है। और वो जो दोनों टाइटली लिंक्ड लोकाई हैं उनमें से एक जीन D के लिए फिक्स है। जीन D की 2 शक्लें हैं, कैपिटल D और स्मॉल d। कैपिटल D फॉर RH फैक्टर एंड स्मॉल d नॉट फॉर RH। स्मॉल d अगर आएगा तो RH फैक्टर नहीं होगी। लेकिन आपको पता है कि कैपिटल D इज डोमिनेंट। अगर उसकी एक कॉपी भी आ जाती है, चाहे दोनों, अगर वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स ना, तो जो कैपिटल D है वो बनाएगा RH फैक्टर। और अगर कैपिटल D स्मॉल d है तो भी ये होगा, बंदा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर स्मॉल d हो तो RH एंटीजन नहीं बनेगी। जब वो नहीं होगी तो बंदे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। ये बात तो हमें पता है। एक जीन का लोकस जो है वो तो एक जीन D के लिए हो गया, जो दूसरा लोकस साहब है वो जीन C के लिए या फिर जीन E के लिए। दोनों में से कोई एक टाइम पे उसको ऑक्युपाई कर सकता है। और लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो है वो D वाला है। अब हमें ये तो पता लग गया कि इसके अंदर नाम क्या, बंदे का ब्लड ग्रुप होगा क्या। अब सवाल पैदा होता है कि एंटीबॉडीज का सर क्या सीन होगा और ब्लड देने लेने का क्या मसला मसाइल होंगे। वो ये है कि आप एक बात जानते हैं कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो एंटीजन प्रेजेंट ना हो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज हुआ करती थी। ये बात हमने की थी। अगर बंदे का ब्लड ग्रुप A है तो उसके अंदर B एंटीबॉडीज हुआ करती थी। इसी हिसाब से O पॉजिटिव वाले में RH के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए और वो नहीं होती। O नेगेटिव वाले में क्या होना चाहिए? मतलब देखिए, अगर आप गौर करें तो अगर मैं लिखूं O यानी पॉजिटिव, आप मैं सिर्फ पॉजिटिव लिख दूं, इसका मतलब है RH एंटीजन प्रेजेंट है एंड RH एंटीबॉडीज, पता समझ आ रही ना बात की, आर एब्सेंट, क्या है? नहीं होते इसमें। ये तो सही है, ये तो बात तो सही है कि जो एंटीजन हो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होती, जो ना हो उसके खिलाफ होती है। ये तो समझ आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि O नेगेटिव, यानी एक बंदा नेगेटिव है, नेगेटिव उसके अंदर, इसका मतलब है उसके अंदर RH एंटीजन क्या है? एब्सेंट। एंटीजन तो उसमें नहीं है तो एंटीबॉडीज लेकिन नहीं होती। आपके मुताबिक होनी चाहिए, ये बात सही है, होनी चाहिए।
but they are not present. So why is that? Yes, sometime the देखें production of antibodies is basically an immune function. ये immune system का काम है. तो immune system sometime जो चीज़ें जब तक उसको पहली दफ़ा सेंसिटाइज ना किया जाए तब तक एंटीबॉडीज नहीं बनाता. कुछ केसेस में बनाता है, कुछ केसेस में नहीं बनाता, जब तक उसको पहली दफ़ा एक्सपोजर नहीं मिलेगा. इसका मतलब यह है कि ओ नेगेटिव वाले बंदे को अगर मैं गलती से कभी ओ पॉजिटिव वाला ब्लड लगा दूंगा थोड़ा सा भी, अब वो ब्लड उसके अंदर जब जाएगा तो ओ RH फैक्टर आ गया. अब उसके इम्यून सिस्टम को पता लगेगा हो ये तो मसला है, वो फिर उसके खिलाफ है. अब उसमें एंटीबॉडीज होंगी जब तक वो पहली दफा सेंसिटाइज. सही है, तो मैं यहां लिख देता हूं anti-RH एंटीबॉडीज क्या लिखूं, आर एब्सेंट अनलेस ओ नेगेटिव पर्सन, या नेगेटिव मैं ओ वैसे लिख रहा हूं क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है. ठीक है, तो मैं ओ इसलिए लिख रहा हूं. ठीक है, क्योंकि बार बार मैं मुंह ओ चढ़ा हुआ है. तो अनलेस मैं नेगेटिव लिख देता हूं या RH नेगेटिव भी लिख देता हूं. अनलेस RH नेगेटिव पर्सन इज सेंसिटाइज्ड, और सेंसिटाइज का मतलब होता है एक्सपोज्ड टू RH एंटीजन, यानी RH पॉजिटिव को जब तक वो बंदा एक्सपोज नहीं होगा, जब तक एंटीजन उसको दिखाई नहीं जाएगी, उसके अंदर लगाई नहीं जाएगी, तब तक उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होंगी. इसका मतलब ये है, देखिए मुझे एक बात बताएं, अब मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर उस एग्जांपल को मिटा के हम डायरेक्ट एरिथ्रोब्लास्टोसिस पे आ जाएंगे. वो छोटी सी एग्जांपल अगर आपको समझ आ गई ना तो आप हैरान हो जाएंगे. देखिए मुझे एक बात बताएं, एक बंदा है, अल्लाह ना करे वो अस्पताल में है और उसका ब्लड ग्रुप है फर्ज किया जी O नेगेटिव. ठीक है जी, और भाई साहब ये एक बंदा है O पॉजिटिव. पर्सन 1 जो है मैं इसको रेड मार्क कर देता हूं क्योंकि फर्ज किया ये जो बंदा है ना ये है जी अस्पताल के अंदर इमरजेंसी केयर में. ठीक है जी, क्या इस बंदे का ब्लड इसको लग सकता है? आमतौर पे जब आप याद आया कुछ, मैंने कहा था ये रिसिपिएंट है, ये क्या है, डोनर. पता है ना, मैंने कहा था रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज देखते हैं और डोनर के एंटीजन देखते हैं. सही है, चलो वैसे भी देख लो आप, वो तो मसला ही कोई नहीं है. देखो इसके अंदर कोई RH एंटीबॉडी है नहीं है, RH के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं है, तो इसके अंदर RH के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होती शुरू में, याद आया, तो आराम से इसका ब्लड इसको दिया जा सकता है, इसलिए वो नेगेटिव. लेकिन ये बंदे का आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, और जब इसका एक्सीडेंट हुआ था इसका ब्लड गलती से एक्सीडेंट में पड़े हुए एक RH पॉजिटिव यानी O पॉजिटिव या A पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव बंदे के साथ, A पॉजिटिव छोड़ो O पॉजिटिव बंदे के साथ मिक्स हो गया था. यानी इसको जख्म हुआ, उसको भी जख्म हुआ था, दोनों का ब्लड गिरा, दोनों एक दूसरे को पकड़े, वो थोड़ा सा ब्लड उसमें लग के इसकी बॉडी के अंदर चला गया. ऐसा आमतौर पे होता नहीं है लेकिन पॉसिबल है, एग्जांपल दे रहा हूँ. या गलती से ये हुआ कि कुछ थोड़े बहुत जो RBCs थे बंदे के, वो गलती से एक सिरिंज पे लगे रह गए और उसी से ही इस बंदे को लग गया दोबारा. वो कोई बंदा O पॉजिटिव था, उस वक्त इसको फील भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़े से पॉजिटिव वाले ब्लड इसमें निकल लिए, आ गए. अब क्या हुआ, इसके अंदर सेंसिटाइजेशन हो गई, अब इसके अंदर anti-RH एंटीबॉडीज हैं. अब ये इसको लगाएंगे, ये नुकसान करेगा इसका. समझ आ गई बात की, आइडिया हो गया. दिस इज व्हाट वी से इन द RH नेगेटिव पर्सन initially the anti-RH antibodies are not present but they are produced at a very high amount. ठीक है, when the person is sensitized with RH positive blood accidentally or deliberately, जानबूझ के या फिर गलती से. समझ गए ना जी बात को. अब हम आते हैं इसकी एक बड़ी महान अजीमुशान एग्जाम्पल के ऊपर जो कि आपको पता होना चाहिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. नाम बड़ा आसान है, खुद ही समझा रहा है अपने आप को, अगर आप गौर करें. इट मीन्स एरेथ्रो मीन्स रेड. ठीक है,
ब्लास्ट वो इमेच्योर, यानी जिन सेल्स से आरबीसी बन, बेसिकली आरबीसी बनने का एक प्रोसीजर है ना, दैट इज एरेथ्रोब्लास्ट, फिर उसके बाद वो एक आ जाते हैं रूब्रीसाइट, फिर मेटारूब्रीसाइट, तो फिर रेटिकुलोसाइट, तो फिर आगे जाके आरबीसी बनते हैं। वो आहिस्ता, वो साइज में बड़े सेल्स होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका न्यूक्लियस खत्म होता जाता है, उनके अंदर वो मैच्योर होते जाते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है आरबीसी के बनने का, इसको एरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। समझ आ गई बात? अगर कहीं गलती से वो मैच्योर की बजाय इमैच्योर आरबीसीज आने शुरू हो जाए खून की नाली में, तो इसको हम एरेथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। एरेथ्रोब्लास्ट वावा सारे हो गए हैं ब्लड में। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट्स ज्यादा हो गए हैं ब्लड में। समझ आ गई बात की? एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, फीटस के अंदर ऐसा बच्चा जो 3 माह से ज्यादा प्रेगनेंसी का है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग और मां के पेट के अंदर है। समझ आ गई बात की? उसके अंदर इसको हम कहते हैं मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी, इसको ये भी कहते हैं। वो मैं आखिर में इसका नाम लिखूंगा आपको सारी बात समझाने के बाद। देखिए होता क्या है, RH नेगेटिव मां है, मां क्या है? RH नेगेटिव मदर, और जो उसका बच्चा है ना वो है जी RH पॉजिटिव फीटस। होता क्या है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो सकता है, फर्ज किया अगर आप गौर करें, एक खातून है, उनकी इसका मतलब है इसकी तो स्मॉल डी है, मैं वैसे समझा रहा हूं, पता है ना? इनकी शादी जिस बंदे के साथ हुई है वो कैपिटल D स्मॉल डी है या फिर कैपिटल D है, क्योंकि वो पॉजिटिव है तभी तो। यानी एक फीमेल है जो नेगेटिव ब्लड वाली है, वो मैरी करती है एक ऐसे बंदे को जो पॉजिटिव ब्लड वाला है। उस केस में होगा क्या, या तो वो बंदा ये होगा या फिर वो ये होगा। ऑब्वियसली अगर वो ये हो गया तो जितने बच्चे पैदा होंगे सारे कैपिटल D स्मॉल डी होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे, पता है ना? और अगर वो ये हो गया तो आधे % बच्चों का चांस है 50-50 कि आधे पॉजिटिव ब्लड वाले होंगे और आधे नेगेटिव। इस बात को समझ है ना आपको? भी देखें ना, कैपिटल D स्मॉल डी, कैपिटल D स्मॉल डी, कैपिटल D स्मॉल डी, स्मॉल डी, कैपिटल D स्मॉल डी, पता लग गया? 50% बच्चे पॉजिटिव हैं, 50% बच्चे नेगेटिव हैं। ये बात आप समझ गए हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर ऐसा हो कि एक फीमेल है, उसके वो खुद नेगेटिव है, उसका जो बेबी है वो क्या है? पॉजिटिव। अब मैं ये जो लाइन बनाई है ना, इस लाइन का नाम मैं लिख देता हूं, फर्ज किया मैं इसको लिख देता हूं प्लेसेंटा। और आप जानते हैं कि प्लेसेंटा क्या है, पता है ना? प्लेसेंटा वो कनेक्शन होता है माँ की ब्लड सप्लाई और बच्चे की ब्लड सप्लाई में, जहाँ से वो एक दूसरे से, जब वो बच्चा माँ के पेट में होता है तो एक दूसरे को सामान देते हैं। वो उसको फूड देती हैं, वो उसको बदले में वेस्ट मटेरियल्स देता है, वो उसको ऑक्सीजन देती है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इसी तरह से, क्योंकि बच्चे के फेफड़े तो नहीं चलते होते ना जब वो माँ के पेट में होता है। अच्छा जी, अब बात क्या है कि सम ऑफ, पहला इसका वजह होती क्या है? माँ है RH नेगेटिव, उसमें RH एंटीबॉडीज नहीं है, समझ रहे हैं ना बात को? मां नेगेटिव है, उसमें एंटीबॉडीज इनिशियली नहीं है, लेकिन होगा क्या? सम ऑफ द आरबीसीज ऑफ द फीटस, सम आरबीसीज ऑफ फीटस, दे क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर और वो इधर आ जाते हैं मां के पेट में। इसका मतलब है ये पॉजिटिव वाले हैं, है ना? बच्चे के है ना, ठीक है? और माँ खुद क्या है? माँ नेगेटिव वाली। माँ का जो ब्लड है दैट इज फर्स्ट क्या? दिस इज नेगेटिव ब्लड, RH नेगेटिव, दिस इज RH पॉजिटिव ब्लड। सेंसिटाइजेशन होगी कि नहीं हुई? दीज आर, तो इसका मतलब क्या है कि दीज आरबीसीज दे सेंसिटाइज द मैटरनल सर्कुलेशन which produces a huge amount of antibodies, और ये जो sensitization है this lead to the large number of anti-RH antibodies। और वो प्रोटीन्स हैं, जब प्लेसेंटा से सेल्स उधर गुजर सकते हैं तो प्रोटीन को मौत पड़ी है, वो भी गुजर सकती हैं। They will cross in the very large amount to the fetal circulation leading to the bursting of
फीटस के आरबीसी, बहुत सारे आरबीसी फट फुट गए जनाब, टूट फूट का शिकार हो गए। समझ रहे हैं ना बात को आप? एग्लूटिनेशन नहीं, बेसिकली इसमें हीमोलाइसिस होनी शुरू हो जाती है, आरबीसी फटना शुरू हो जाते हैं। सही है जी, क्लियर हो गया बात का? तो मैं लिख देता हूं, पता है, समझ आ रही है ना बात की? अब मैं स्टेप्स में पूरे लिखूंगा। सम ऑफ द आरबीसीज ऑफ द फीटस दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर टू गो इनटू द मदर सर्कुलेशन, and then second, these crossed RBCs are Rh positive, they will sensitize the Rh negative system of the mother, leading to तीसरा step, production of the large number of anti-Rh antibodies. Fourth, these anti-Rh antibodies move into the fetal circulation back and destroy the fetal RBCs. समझ गए जी बात को? ये मैं सारे स्टेप लिख नहीं रहा, सिर्फ समझा, आपको समझ आ गई सारी बात की, ठीक है? डिस्ट्रक्शन, तबाही, बेड़े गर्क। अब फीटस जो होता है उसको देखें, वो बच्चा है, उसके आरबीसी फट गए, थोड़े रह गए। जब आरबीसी फटे, आरबीसी कम हो, इसको अनीमिया नहीं कहते, तो फीटस हो जाता है अनीमिक। जब इसके अनीमिया के दोनों स्पेलिंग होते हैं, ANAE भी होते हैं और E डायरेक्ट भी होता है, ठीक है? जब फीटस अनीमिक हो गया ना, अब पता क्या होगा? अब ये होगा कि फीटस अनीमिक होने से 4-5 नुकसान है। नंबर 1, पहला नुकसान देखें, उसका लिवर जो है ना, अब इसके साइन में लिखने लगा हूं। नंबर 1, अनीमिक जब ये होगा, नंबर 1 उसके लिवर पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि बच्चे, माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसके अंदर आरबीसीज लिवर बनाता है और स्प्लीन बनाती है। आमतौर पे वो बोन्स में बनते हैं, लेकिन जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसकी हड्डियां होती ही नहीं है, ठीक है? तो उसके अंदर लिवर और स्प्लीन में आरबीसीज बनते हैं। तो लिवर एंड स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। सेकेंडली, बहुत सारे आरबीसी ज्यादा है, मैंने कुछ कहा था जॉन्डिस क्या होता है, जब आपने फर्स्ट ईयर भी पढ़ा था, तो जॉन्डिस क्या होता है? बहुत सारे आरबीसी जब फटते हैं ना, तो उससे कुछ मटेरियल्स निकलते हैं, बिलीवर्डिन, बिलिरुबिन, ब्ला ब्ला ब्ला। आरबीसी को तोड़ने से जो सामान होता है, आरबीसी को तोड़ा भी लिवर में जाता है और स्प्लीन में जाता है, उन पे और डबल प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं, यानी आरबीसी की ब्रेक डाउन से आरबीसी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट लाइक बिलिरुबिन वो फीटस के ब्लड के अंदर फैल जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी स्किन, उसकी आंखें वगैरह वो येलोइश हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस। कैसे हुई वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है जनाब? अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? वो होती है ये, क्योंकि जब बच्चे के आरबीसी सही काम नहीं कर रहे होंगे तो वो अपने इमेच्योर आरबीसी को सिस्टम में ले आएगा। पता है क्या होता है? जब हमारा कभी दफा ब्लड निकल जाता है ना, तो हमारी बॉडी में एड्रीनालिन प्रोड्यूस होती है, और एड्रीनालिन का एक इम्पैक्ट पता है क्या है? हमारी, मैं अपनी इंसानों की बात कर रहा हूँ, एनिमल्स की भी, ठीक है, एडल्ट्स की, बच्चों की नहीं। तो एड्रीनालिन पता है क्या करती है? स्प्लीन को ऐसे जोर से दबाती है। स्प्लीन बेसिकली क्या है? ग्रेव यार्ड ऑफ ओल्ड आरबीसी। जो आरबीसी फटे पुराने होते हैं वो स्प्लीन में फिल्टर होते हैं, सही है? तो वो जो जितनी जब 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 एड्रीनालिन निकलता है ना, मैंने खुद एड्रीनालिन लगा के ना डॉग की उसके अंदर स्प्लीन में, तो देखा है कि स्प्लीन आधे से कम मिनट में इतने साइज से इतने साइज पे आ जाती है। समझ आ गई? इतनी स्पीड से जोर से कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, जब हमारी बॉडी के अंदर, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, अब उससे क्या हुआ कि उसके अंदर एड्रेनालिन रिलीज हुई, उसने स्प्लीन को कॉन्ट्रैक्ट किया, और स्प्लीन के अंदर जो पुराने आरबीसी को बुढ़े, जब फौज कमजोर पड़ रही होती है तो पुराने रिटायरों को भी ले आते हैं ना, भी आओ भी काम करो, वो उसको भी ले आए, आओ जी आओ, और बच्चों को भी भेज दिया। अब फीटस के पास तो पुराने वाले हैं ही नहीं, तो वो किसको भेजेगा? इमेच्योर आरबीसीज को, जो अभी आरबीसीज नहीं बने, अभी आरबीसी बनने के मराहिल में है, इमेच्योर यानी एरिथ्रोब्लास्ट। दिस लीड्स टू एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ये तीसरा साइन है इसके अंदर। समझ आ गई जनाब बात की? तो दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा, अब सर ये तो आपने सारा बता दिया, इसमें होता क्या है, क्यों होती, क्या 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 है, हल बताएं मसले का। देयर आर 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट, दोनों मेथड्स हैं। एक तो अल्लाह की तरफ से नेचुरली अगर कहीं ऐसा हो जाए तो बचत हो जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ। और एक जो है ना वो ये है, वो एक जो इंसान हम कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि पहली, अच्छा इससे होता क्या है, या तो ये बच्चे आमतौर पे मर जाते हैं और अबॉर्शन हो जाती है, या स्टिल बर्थ मतलब जल्दी पैदा हो जाते हैं, कुछ प्री मैच्योर बर्थ जो है, और या फिर ये होता है कि ये बच्चे अगर बच भी जाएं, पैदा भी हो जाएं, तो ये फौरी तौर पे बड़े बीमार होते हैं, एनीमिक होते हैं, बड़ी इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। सही है जी? ये डिपेंड करता है कब उसके आरबीसीज मूव
हुए थे माँ की तरफ, कब कितनी जल्दी रिस्पॉन्स आया माँ की तरफ। अच्छा, हम पता है क्या करते हैं, हम ये करते हैं इसका हल कि देखिए मुझे एक बात बताएं, आप सोचें, आप अपना दिमाग लड़ाएं कि इस माँ को या इस सिस्टम को कैसे बचाया जा सकता है। इस सिस्टम को बचाने का एक तरीका है कि अगर हम ये जो आरबीसी क्रॉस हुए थे ना, इनको फौरी डिस्ट्रॉय कर दें, ऐसे हो सकता है ना, तो हम क्या करते हैं, बनी बनाई, इसको हम कहते हैं RH एंटी सीरम। ट्रीटमेंट क्या है, RH एंटी सीरम। आप जानते हैं एंटी सीरम क्या होता है, जिस एंटी सीरम में RH के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, हम वो बनी, इसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी देना, हम बनी बनाई एंटीबॉडीज खातून को लगा देंगे कि थोड़े बहुते अगर आरबीसी इधर उधर होते भी जाए ना, तो आपने वो जो आरबीसी फीटस के उधर गुजरेंगे भी ना, वो उनको मार देंगी, ये वाली एंटीबॉडीज उनको बंद कर देंगी, खत्म कर देंगी, वो इसको सेंसिटाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम यहां पे आके स्टॉप लगाते हैं। ये ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी भी खातून को ये दवाइयां दी जाती हैं, ठीक है, अगर पता हो कि इनका और इनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप का डिफरेंस है इस तरह का, ठीक है, और ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी भी दी जाती है और आफ्टर दी बर्थ भी दी जाती है। कहते हैं ना कई दफा एक टीका लगना था जी बड़ा महंगा आया, हालांकि वो सस्ता होता है, बस मार्केट वाले बस क्या करें हैं, तो वो कहते हैं जी बड़ा महंगा आया है, तो बड़ा महंगा आया है, तो वो इस तरह से होता है। समझ आ गई जी बात की। तो वी गिव, इसका ट्रीटमेंट क्या है, वी गिव RH एंटी सीरम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द बर्थ टू द फीमेल। उसकी वजह क्या है, आफ्टर द बर्थ सर क्यों है, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो समझ में आता है। देखिए जब बर्थ होती है ना, पहले बच्चे में इसका इतना मसला नहीं होता, क्यों, क्योंकि थोड़े बहुत आरबीसी उधर गए भी ना, तो इतना स्पीडी रिस्पॉन्स मां की तरफ से जल्दी नहीं आता। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आपको पता है प्लेसेंटा टूटता है, उस वक्त वाह सारे क्रॉस हो जाते हैं। तो पहले बच्चे में इसका इतना इशू नहीं आता, बाद वाले सारों में बड़ा सख्त मसला आ जाता है। तो बाद वाले सारों में खास तौर पे दवाइयां देनी पड़ती हैं। ये तो एक हो गया। मैंने फिर कहा था कि एक नेचुरल भी इसका सोल्यूशन अल्लाह ने दिया है। वो पता है क्या, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखें वो भी यहीं पे स्टॉप लगाता है, वो मेथड भी यहीं पे स्टॉप। लेकिन फर्क क्या, असल में देखें, अगर ये बंदे का ब्लड ग्रुप हो O पॉजिटिव और खातून का हो O नेगेटिव, तब तो सेम ब्लड ग्रुप है, क्रॉस हो जाएंगी तो मसला मसाइल है। लेकिन अगर एक फैक्टर ये है, इस बंदे का ब्लड ग्रुप हो A पॉजिटिव बच्चे का, और माँ का है वो हो O पॉजिटिव, O नेगेटिव फर्ज किया, ठीक है, या फिर उलट कंडीशन, नहीं बस ये समझ लें आप, या फिर AB की उलट कंडीशन हो, वो बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है। अब देखें अब क्या होगा, जब ये आरबीसी जाएंगे ना, फर्ज किया, अब ये एक सिनेरियो में बना रहा हूं, जब ये आरबीसी जाएंगे A पॉजिटिव वाले, तो आपको पता है पहले A ग्रुप वाली जो A के खिलाफ एंटीबॉडीज तो इसमें है ना, एंटी A एंटीबॉडी, वो इन आरबीसी को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो RH नेगेटिविटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी का टाइम नौबत नहीं। समझ रहे हैं इस बात को, यानी सम टाइम द ABO ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, जो छोटी इनकम्पैटिबिलिटी है, दैट प्रिवेंट्स द बिगर प्रॉब्लम। कैसे, इफ द यानी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की इनकम्पैटिबिलिटी से थोड़े से आरबीसी क्रॉस हो जाए, तो वो पहले ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की एंटीबॉडी से पहले ही मारे जाते हैं, वो O नेगेटिव को या नेगेटिव ब्लड को सेंसिटाइज नहीं कर पाते। तो ये नेचुरल चेक है। अगर बच्चे और मां का ब्लड ग्रुप सेम हो, खासतौर पे O की बात हो रही है, अगर सेम हो तो मसला होता है, अगर सेम ना हो तो देयर इज पॉसिबिलिटी के बचत हो जाए, अगर A या AB डिफरेंट है। समझ आ गई जी बात की। तो ये आपको लग गया पता कि जनाब ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, पूरा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा, और फिर इसके बाद एक और भी चीज़ है, वो बॉम्बे फिनोटाइप, वो भी हम पढ़ेंगे। एपिस्टेक्सिस, बार बार एपिस्टेक्सिस आ जाता है, बेसिक एपिस्टेक्सिस नाक से वो खून निकलना, नस्कीर, ठीक है। तो एपिस्टेसिस ये एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि एक जीन पेयर, फर्ज किया ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये इसके ऊपर एक जीन पेयर है, फर्ज किया जीन पेयर का नाम है A जीन, और ये स्मॉल a है, फर्ज किया,
और दूसरा, ये दूसरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का नाम फर्ज किया क्रोमोसोम नंबर 10 है, इसका क्रोमोसोम नंबर 2 है, एग्जांपल ले रहा हूं। और इसके ऊपर एक और जीन है, उसका नाम है फर्ज किया जीन Z, कैपिटल Z है फर्ज किया। समटाइम ऐसा होता है कि इस जीन का कॉम्बिनेशन इसके ऊपर इफेक्ट करेगा। ये नहीं, आपस में तो है ही डोमिनेंस वगैरह का रिलेशनशिप, कैपिटल A स्मॉल a का, लेकिन यानी इसका मतलब ये है, इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझे, मेरे दिमाग में अब यही आ रही मादरत के साथ, अगर फुप्पी के बेटे की शादी मामू की बेटी के साथ नहीं होती तो खाला की बेटी की शादी भी मामू के बेटे के साथ नहीं हो सकती। समझ गए ना बात को? दिस इज व्हाट वी से एपिसेसिस। सही है, एक जीन पेयर दूसरे जीन पेयर को अफेक्ट कर रहा है, ना उसका तेरे से कोई लेना देना, ठीक है, लेकिन वो उसको अफेक्ट कर रहा है। सही है, इनकी जीन पेयर्स ये होंगे, इनकी अगर ये कैपिटल ए हो सकता है इनका कोई और इफेक्ट आए, और अगर ये स्मॉल ए तो हो सकता है इनका कोई और इफेक्ट आए। समझ आई? यानी एक जीन पे वन जीन पेयर अफेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन पेयर। समझ आ गई बात की? एक ये कंडीशन है। दूसरी है प्लियोट्रॉपी, जब एक जीन पेयर दो अलग अलग ट्रेट के लिए काफी हो, भी मैं ही हूं, वो ट्रेट की बात हो रही है। देखें वो क्या होता है कि ये जो जीन फर्ज किया WW का जीन है ना, स्मॉल w, ठीक है, स्मॉल w, ये इससे क्या आता है, व्हाइट कलर आता है आंखों में। याद आया वो हमने TH मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ड्रोसोफिला के ऊपर, उसकी आंखों में व्हाइट कलर आता है, व्हाइट कलर की आंखें। अगर व्हाइट कलर आ जाए तो साथ साथ उसकी जो स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन होते हैं ना फीमेल में, बेसिकली इंसेक्ट्स के अंदर, बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर स्पर्म को स्टोर करने के लिए एक थैली होती है जिसको स्पर्मथीका कहते हैं, ठीक है, उसकी शेप बदल जाती है। किसी में वो राउंड होती है, अगर रेड वाली हो तो उसका ना वो राउंड होती है, और अगर व्हाइट हो आंखें तो उसकी शेप ऐसे लंबी हो जाती है। समझ आई बात की? देखें एक ही जीन पेयर है, वो इसको भी अफेक्ट कर रहा है और इसको भी अफेक्ट कर रहा है, यानी जो स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन है उसकी शेप बदल गई है। यानी वन जीन पेयर अफेक्ट द टू ट्रेट डायरेक्टली। उसमें यह था कि एक जीन पेयर दूसरे जीन, ये अलग जीन पेयर है, अलग ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, ये अलग जीन पेयर है, ये अलग ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक ही जीन पेयर है, वो लाजमी है कि अगर ये जो आएगा उसमें ये और ये दो अलग अलग ट्रेट एक ही जीन पेयर से डायरेक्टली कंट्रोल हो रहे होंगे। समझ आई? मसलन जो पर्शियन कैट्स होती हैं, अगर वो बिल्कुल वाइट हो, प्योर वाइट हो, उनकी लिखी हुई जीनोटाइप पढ़ लीजिएगा, टाइम नहीं है, अगर वो बिल्कुल प्योर वाइट हो तो वो डेफ होती है। यानी उनकी फर अगर वाइट हो तो उनके अंदर कान के अंदर सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो नहीं पैदा होते। सही है। और अगर वो कलर वाली, यानी उनके ऊपर कोई धब्बे शब्बे हों इधर उधर, ठीक है, तो वो सुन सकती है। समझ आ गई जी बात की? तो ये बेसिकली ये जेनेटिक इफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी, इन विच ये दोनों का डिफरेंस बड़ा एक आना चाहिए। इसमें वन जीन इज कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ द अदर जीन पेयर। सही है। और उसमें क्या है, वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू ट्रेट्स एट द सेम टाइम। इसको कहते हैं प्लियोट्रॉपी। आखिरी बात पढ़ लें फिर छोटी, क्योंकि इससे ब्लड ग्रुप सिस्टम मुक जाएगा फिर। दैट इज बॉम्बे फिनोटाइप। सही है जी। वो क्या है, वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है, बस वो मैं यहीं पे बता देता हूं जल्दी से। तो बॉम्बे फिनोटाइप पता है क्या होती है? होता ये, देखिए अगर आप गौर करें, मैं आपको समझा देता हूं। ये आरबीसी है, इसके ऊपर ए लगा हुआ है, ये आरबीसी है, इसके ऊपर बी लगा हुआ है, ये आरबीसी है, इसके ऊपर ए और बी दोनों लगे हुए हैं, ये आरबीसी है, इसके ऊपर कोई भी नहीं लगा हुआ। ऑब्वियसली इनके ब्लड ग्रुप आपको समझ आ गए हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, देखें ए बी और ब्लड ग्रुप सिस्टम के जीन होते हैं क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर एक और जीन होता है जिसका नाम है एच। ये एच जीन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एच जीन क्या करता है, ये एक ऐसी प्रोटीन ये एक एंजाइम बेसिकली बनाता है। वो एंजाइम बेसिकली एक ऐसी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है जो आरबीसी, सिंपल वे में बताऊं तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर अटैच करती है एंटीजन को। यानी एंटीजन ए, मसलन मेरे यहां बैच लगा हुआ है, ये एंटीजन ए लिखा हुआ है, फर्ज किया,
उसको जोड़ने के लिए ग्लू चाहिए ना मुझे, वो मैंने यहां जोड़ दिया, या वो बक्सुआ चाहिए ना मुझे जब मैं लगा दिया। अगर मेरे पास नहीं होगा तो वो मेरा बैच यहां लग पाएगा। हालांकि मेरे पास बैच है स्कूल का, पर आई कैन नॉट गो टू द स्कूल बिकॉज आई डू नॉट हैव द पेन टू ब्ला ब्ला ब्ला। समझ आ गई जी बात की, अटैच नहीं कर पाता कर सकता मैं। इसका मतलब ये होता है कि दिस जीन, अगर तो ये कैपिटल एच है तो ये वो एंजाइम कोड करेगा, वो प्रोटीन बने, वो बेसिकली वो सब्सटेंस, वो कार्बोहाइड्रेट, वो एक शुगर होती है, वो बनेगी। वो बनने के बाद क्या होगा कि वो जीन यानी ये वाली एंटीजन इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर, इसकी एक आरबीसी की एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है उसके ऊपर आके जुड़ जाएगी, यानी जेब के ऊपर आके लग गई। लेकिन इफ स्मॉल एच यानी कैपिटल एच हो या कैपिटल एच स्मॉल एच हो, तब तो ये सही है, काम सही है। लेकिन अगर स्मॉल एच हो, एंटीजन हो भी, तो वो आरबीसी की सरफेस के ऊपर जुड़ी नहीं रह सकती। यानी ये देखें ए भी है और फर्ज किया बी भी है, लेकिन दे आर नॉट अटैच टू द सरफेस ऑफ द आरबीसी। दैट मीन्स फिनोटिपिकली जब टेस्ट करेंगे तो वो ओ निकलेंगे, सही है। लेकिन अगर इस बंदे का ब्लड किसी को लगा दिया, ओ वाले को तो लग पता जाएगा। समझ आई बात की? देखे ना, इसका ब्लड दिखने में ओ है, सही है, लेकिन अगर इसका ब्लड, वैसे तो ए भी है ना, तो ए बी वाले का ब्लड अगर ओ वाले को लगा दें तो लग पता जाता है। ओ वाले में तो दोनों एंटीबॉडीज होती हैं इन दोनों के खिलाफ। दिस इज व्हाट वी से द बॉम्बे फिनोटाइप। पहले मैंने आपको एक बात कही थी ना कि अगर माँ बाप में से दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो बच्चे का कभी ओ नहीं हो सकता, लेकिन इस केस में हो सकता है। देखें ना, ए बी दोनों है सही, बट दे आर नॉट अटैच टू द सरफेस ऑफ आरबीसी। व्हेन वी टेस्ट आरबीसी, क्योंकि जो टेस्ट करने का तरीका है ना, उसमें हम आरबीसी के ऊपर मुख्तलिफ एंटीबॉडीज मारते हैं, जो उसको अग्लूटिनेट कर दे, समझो वो उसके अंदर एंटीजन है। समझ आ गई बात की? तो वो फिर उसके हिसाब से हम बंदे का ब्लड ग्रुप डिसाइड कर देते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह, वैसे तो अभी टाइम हो गया है, अगर मुझे कल के लेक्चर में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि ब्लड ग्रुप जब चेक करते हैं तो कौन कौन सी दवाइयाँ डालते हैं और उसमें क्या क्या होता है। तो वो बड़ा आसान काम है, आपको पता होना चाहिए। बाकी उम्मीद है आपको समझ आया होगा, इसको पढ़िएगा, इसमें कोई सवाल हो तो मुझसे कल पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।